अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म के अलावा एक और प्रॉपर्टी है, दैट इज़ मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट बेसिकली क्या है? ये एक प्रॉपर्टी है किसी भी मैग्नेट की जो कि उसकी स्ट्रेंथ और उसके ओरिएंटेशन के बारे में हमें बताती है। इसका फॉर्मूला है टॉर्क इक्वल्स मैग्नेटिक मोमेंट मल्टीप्लाइड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बेसिकली मैग्नेटिक मोमेंट का मकसद क्या है? ये हमें ये बताती है कि कोई भी जो मैग्नेट है, अगर हम उसे किसी एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस कर दें तो उसके अंदर टॉर्क जो है कितना फील होगा मैग्नेट का, या कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल एक कंपास नीडल है। अगर कंपास नीडल जो है दैट इज़ ऑल्सो अ मैग्नेट, अगर हम उसको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पे रख दें, ज़मीन पे प्लेस कर दें या टेबल पे कहीं पे भी, तो उसकी नीडल मूव करना शुरू हो जाएगी। वो जो उसकी मूवमेंट हो रही है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द टॉर्क। इसी तरह से डिफरेंट जो हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, उनमें से कुछ कॉम्प्लेक्सेस के वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मैग्नेटिक मोमेंट का डाटा प्रोवाइड करती है, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्सेस का डाटा प्रोवाइड नहीं करती। अब क्यों नहीं प्रोवाइड करती? इसमें भी कोई ना कोई कमी मौजूद होगी, तो जो कमी है वो उसकी लिमिटेशन है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। इसके अलावा हमें ये पता चलता है कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं, जैसे नेचर में भी एग्जिस्ट करते हैं, हीमोग्लोबिन है हमारे पास, क्लोरोफिल है, प्रूशियन ब्लू है, ये सारे जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं। इनके कोई ना कोई ख़ास कलर होता है। वो कलर जो होता है वो डी ऑर्बिटल्स में डी इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन की वजह से होता है। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें ना तो किसी भी कॉम्प्लेक्स के कलर किस तरह से बनता है, किस तरह से कलर प्रोड्यूस होता है, इस तरह के कलर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती। ना हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ना ये हमें उसकी हीट्स ऑफ फॉर्मेशन बताती है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के बनने के लिए कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है या कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देती। ठीक है, यानी कि थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, हीट ऑफ फॉर्मेशन इज़ अ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। एज हीट एनर्जी इज़ अ फॉर्म ऑफ हीट, किस तरह से चेंज हो रही है किसी भी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन के लिए, ये हमें उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी जो होता है, इट इज़ अ स्पेक्ट्रोस्कोपिक एलिमेंट। स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसमें हम लाइट को यूज़ करके किसी भी सैम्पल का एनालिसिस करते हैं, तो हमें एक ग्राफ शो होता है जिसमें वेवलेंथ जो होती है कितनी ज़्यादा एब्जॉर्ब की है किसी भी सब्सटेंस ने। तो इस केस में हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं, अगर हम उनको एनालिसिस करें लाइट के प्रेजेंस में, तो वो कितने ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, इसके बारे में भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन मौजूद हैं, जिसकी वजह से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है हमें DsP2 जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें मोस्टली स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रीज ये तो बन जाती हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। लेकिन DsP थ्रू ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री के जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये किस तरह से बनते हैं, इनके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती। सो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। इसके अलावा इसकी एक ये भी लिमिटेशन है कि ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जो कि कॉपर के बने होते हैं, फॉर एग्जांपल कॉपर 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट के हैं, तो उसमें ऑब्वियसली कॉपर का जो एटॉमिक नंबर है वो है 29। तो जब कॉपर 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन में स्टेट में जाएगा, इट विल बिकम 27। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं, हमारे पास रिमूव होते हैं 4s ऑर्बिटल से, और हाँ जी 4s ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, तो हमारे पास 3d ऑर्बिटल्स में जो हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और 4p और 4s ऑर्बिटल्स जो हैं ये एम्प्टी होंगे। अब मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ये आपके पास कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर ज्योमेट्री कौन सी बनेगी, या डायमैग्नेटिक होगा पैरामैग्नेटिक होगा। आप में से सिर्फ एक स्टूडेंट ने इसका आंसर दिया था। सो नो डाउट आपका आंसर ठीक था कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ही शो करेगा। लेकिन जहाँ पे ये इसकी ज्योमेट्री समझना मुश्किल है कि ये स्क्वायर प्लेनर बनेगा या ये टेट्राहेड्रल बनेगा। टेट्राहेड्रल बनने की भी पॉसिबिलिटी है इसमें, और स्क्वायर प्लेनर बनने की भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है एक्सरे डायफ्रैक्शन से जो हमें मिलता है, उससे ये पता चलता है कि ये DsP2 है। अब DsP2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनने से इसके जो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनती है, उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो d ऑर्बिटल है
ये एम्प्टी हो, लेकिन जहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसका मतलब इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को यहाँ से कहीं और किसी और ऑर्बिटल में जाना होगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू सम अजम्पशंस, ये डी इलेक्ट्रॉन निकल के 4p ऑर्बिटल में चला जाएगा। लेकिन अगर ये केस हो तो ये अनस्टेबल स्टेट बन जाएगी। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को या तो वापस 3d ऑर्बिटल में जाना होगा या ये 4p ऑर्बिटल से बाहर ही निकल जाए, इलेक्ट्रॉन टोटली रिमूव कर दे कॉम्प्लेक्स से। ये अगर ये सूरत कायम हो तो उससे हमारे पास कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +3 बन जाएगी, विच विल ऑल्सो रिजल्ट इन इंस्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। सो जो हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस की जहाँ पे हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों और हमारे पास स्पेशली ज्योमेट्रीज जो हैं वो डिसाइड ना हो पा रही हों कि वो स्क्वायर प्लेनर होंगी या टेट्राहेड्रल होंगी, उनको भी ये एक्सप्लेन नहीं करती। लेकिन जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है उसके मुताबिक ये DsP2 ही इसकी ज्योमेट्री बनती है। अब उसमें हमारे पास क्या है कि यही d ऑर्बिटल जो है 4p ऑर्बिटल में चला जाएगा और हमारे पास जो इनकमिंग लिगेंड होंगे जहाँ पे इन केस में अमाइन है वो एक d ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करेगा, एक s और 2 p। इसी तरह से ये DsP2 इसकी हाइब्रिडाइज स्टेट बनेगी और हमारे पास स्क्वायर प्लेनर इसकी ज्योमेट्री बनेगी। That's it for today's lecture. Thank you.